बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 79 दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का विषय वस्तु प्रारंभ हो रहा है रंग महल का 5वीं परिक्रमा बन की नहर से। तो कल तक में हमने चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का प्रसंग भी पूरा किया। तो अब माणिक पहाड़ के हद से बाहर 5वीं परिक्रमा में बन की नहर है। तो एक बार इसका लोकेशन देखें। तो जैसे ये रंग महल से चारों तरफ 13.5 लाख कोस की दूरी में जबेरू की नहर की ये भीतरी हद हुआ, ये भी हमने पहले से ही वर्णन किया है। और ये हुआ जबेरू की नहर जो 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में है। और फिर इससे बाहर ये माणिक पहाड़ का हद है। तो ये 2,32,00,000 कोस की चौड़ाई में है। तो इसमें 32 पहल में से एक पहल में माणिक पहाड़ और अन्य 31 पहल में बड़ोवन, मधुबन, महावन, ये सारे वर्णन पूरा किया। अब ये माणिक पहाड़ के हद से भी बाहर ये सब को घेर करके रंग महल के 5वीं परिक्रमा के रूप में ये बन की नहर है। तो जैसे जबेरू की नहर से ही ये 32 पहल के विषय में कहा, तो यही सब में यानी कि जबेरू की नहर से लेकर के माणिक पहाड़ का हद, इससे बाहर बन की नहर और उससे भी बाहर छोटी रांग, बड़ी रांग, सब में ये 32 पहल में है। तो इस तरह से तो इसका एक नमूना ही बताया हूँ। तो जैसे ये जबेरू की नहर, माणिक पहाड़ का हद और ये बन की नहर है। तो आज हम ये बन की नहर को वर्णन करने जा रहे हैं। ये बन की नहर जो है इसकी चौड़ाई है 1 करोड़ योजन। तो ये जैसे कि बन की नहर कहा, तो इसका चौड़ाई एरिया कितना है? ये 1 करोड़ योजन। अब इसका गिर्द एरिया भी बताया है। तो गिर्द एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये बन की नहर है तो बाहर की तरफ से गिर्द जो है, इसके लिए ये किनार से लेकर के ये किनार तक का लंबाई चौड़ाई हिसाब देखना होगा।
तो इसके लिए रंगमहल के सेंटर से यहाँ तक, फिर उस तरफ भी देखते समय रंगमहल के मध्य से जाबिरू की नहर तक 13.5 लाख कोस, जाबिरू की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख जोड़ते समय 18 लाख कोस, फिर माणिक पहाड़ का हद 2,32,00,000 जोड़ते समय 2,50,00,000, और ये बनकी नहर की चौड़ाई 1 करोड़ जोड़ते समय 3,50,00,000 हुआ। और जिस तरह से रंगमहल के मध्य से एक तरफ 3,50,00,000 है, दूसरी तरफ भी 3,50,00,000 ही होने से ये पूरा एरिया लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखते समय ये 7 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा हुआ। तो 7 करोड़ योजन लंबा चौड़ा हुआ, तो इसका गिर्द एरिया निकालने के लिए 7 करोड़ गुना 3 इक्वल टू ये बनकी नहर के एरिया का गिर्द जो है 21 करोड़ होता है। ऐसे 21 करोड़ का गिर्द बनकी नहर का है। ठीक है, तो अब ये 32 पहल में से एक पहल का वर्णन करते हैं। तो एक पहल जैसा है 32 पहल ही वैसा ही है बनकी नहर का। तो अब हम ये बनकी नहर के 1 करोड़ योजन की जो चौड़ाई में ये चारों तरफ गिर्द में 32 पहल है, उसमें से एक पहल का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए ये एक पहल की बात है। ठीक है, ये चौड़ाई की तरफ 1 करोड़ योजन का है और ये गिर्द की तरफ का एक पहल है। अब इस एक पहल में ये एरिया लेने के बाद इसको 3 भाग किया, तो मध्य का तीसरा हिस्सा इसमें भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। तो ये चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से भौम भर का सीढ़ी लगा है। ठीक है, अब ये चबूतरा के ऊपर मध्य भाग में एक बहुत ही बृहत वृक्ष लगा है, जिस वृक्ष का नाम है नीलगिरी का वृक्ष। और ये वृक्ष ऊपरा ऊपर 60,000 भौम तक गया है। तो ये वृक्ष क्या कहा? नीलगिरी। नीलगिरी का वृक्ष है जिसका ऊंचाई कितना कहा? 60,000 भौम। ठीक है, और ये वृक्ष इतना विशाल है जिस वृक्ष के अंदर ही बहुत सारे हवेली, महल, मंदिर ये सारी शोभायमान है। तो यहाँ खाली बिल्कुल सार रूप में वृक्ष का वर्णन किया है और अंदर महल मंदिरों के संकेत किया है। तो ये मध्य में नीलगिरी का वृक्ष है। और इस चबूतरा से बाहर जो ये बाहरी हिस्सा चारों तरफ है, इसमें बड़ो वन, मधुवन, महावन तीनों वन क्रमशः आया है। तो इसमें देखें तो चबूतरा से बाहर ये चबूतरा को घेर करके सबसे पहले चारों तरफ महावन का वृक्ष आया है। ऐसे यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष आते हैं, परंतु ये चबूतरा को चारों तरफ से घेर करके महावन, फिर नीलगिरी के वृक्ष सहित महावन को घेर करके मधुवन, और नीलगिरी के वृक्ष, महावन और मधुवन सब को घेर करके बड़ो वन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा? महावन, और इसमें मधुवन, और इसमें बड़े वन। चारों तरफ ऐसा ही होता है। और इन वृक्षों का ऊंचाई तो एक आपस में वही बड़ो वन से मधुवन 2 गुना, मधुवन से महावन 2 गुना ये ऊंचाई में रहता है। इसीलिए यहाँ ये बड़े वन की वृक्ष की ऊंचाई जो है 7,500 भौम, 7,500 भौम।
तो 7500 वोम बड़े वन की ऊंचाई है, तो मधुबन का ऊंचाई इसका 2 गुना 15000 वोम, और महावन का ऊंचाई उससे भी 2 गुना 30000 वोम। तो इस तरह से चारों तरफ से आया है। अब देखिए तो बड़े वन 7500 वोम की ऊंचाई में, मधुबन 15000 वोम की ऊंचाई में, महावन 30000 वोम की ऊंचाई में, और मध्य में नीलगिरी का वृक्ष 60000 वोम की ऊंचाई में। वो जवेरियों की नहर में 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4 हुआ था ना, इसमें भी वही क्रम दिखाई देता है। देखिए तो बड़ोवन, मधुबन, महावन, नीलगिरी की वृक्ष, फिर इस तरफ देखें तो महावन, मधुबन, बड़ोवन। इधर से भी देखें बड़ोवन, मधुबन, महावन, नीलगिरी का वृक्ष, महावन, मधुबन, बड़े वन। इसलिए चारों तरफ से देखने से ये श्रेणीवत रूप में दिखाई देता है। और यहाँ के इन वनों के अंदर विभिन्न जाति के पशु, पंखी, जानवर अपने अपने शहर, पूर, बस्ती बना करके बैठे हुए हैं। तो ये वन की नहर की शोभा है। ठीक है, तो एक पहल में जैसा है 32 पहल में ही ऐसे ही शोभायमान है। ठीक है, तो वन की नहर में इतना ही वर्णन आता है। अब एक वृक्ष के अंदर महल, मंदिर, ये सारे वर्णन तो बेशुमार है। तो इसी शोभा को हम पट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, जैसे यहाँ देखिए वन की नहर का एक पहल ऐसे 32 पहल फिरे हैं करके कहा। तो ये पेज नंबर 102 का नक्शा है। देखिए तो ये एक पहल में मध्य तीसरे हिस्सा में भोमभर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा के मध्य में ये बृहद वृक्ष नीलगिरी का वृक्ष है जो 60000 भोम ऊंचा है। तो इसको चारों तरफ से घेर करके ये महावन, फिर इसको भी घेर करके ये मधुबन, फिर इसको भी घेर करके ये बड़े वन। इस तरह से संपूर्ण शोभायमान है। तो इस तरह से ये वन की नहर की शोभा को पट के नक्शा के द्वारा भी देखा। तो अब इसको आप नोट करिए, फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए वृत्ति में पेज नंबर 189 में वन की नहर। तो यहाँ नक्शा में जो अभी हमने देखा 102 नंबर पेज का नक्शा है। तो अब शुरू करते हैं। वन की नहर। इस वन की नहर ने श्री रंगमहल से 2.5 करोड़ योजन की दूरी पर चारों दिशाओं में फिरकर परिक्रमा लगाई है। तो 2.5 करोड़ योजन की दूरी मतलब माणिक पहाड़ के हद के बाहरी किनार ही वन की नहर का भीतरी किनार है। तो वहां से परिक्रमा लगाए। तो रंगमहल के मध्य से माणिक पहाड़ के हद के बाहरी किनार तक, यानी कि वन की नहर के भीतरी किनार तक में ये 2.5 करोड़ योजन की दूरी है, उसको यहाँ बताए। इसके चौड़ाई 1 करोड़ योजन और परिक्रमा 21 करोड़ योजन है। तो ये 21 करोड़ योजन परिक्रमा के विषय में भी हमने पहले ही बताया। जैसे ये वन की नहर तक में 2.5 करोड़ और वन की नहर की चौड़ाई 1 करोड़ जोड़ते समय ये 3.5 करोड़ हुआ, और फिर दूसरी तरफ का भी 3.5 करोड़, 7 करोड़ हुआ। उसको गिरद में निकालने के लिए 7 करोड़ गुना 3 करते समय 21 करोड़ का हिसाब हुआ। तो ये 21 करोड़ का परिक्रमा है। इसके फिरते 32 हांस है। उन 32 हांसों में से एक हांस का वर्णन करते हैं। प्रत्येक हांस के चौगिर्द में बड़ी बड़ी नहरें आती जाती है। प्रत्येक हांस के बीच के तीसरे हिस्से में भोम भर का ऊंचा चबूतरा है, जिसकी चारों दिशाओं में भोम भर की सीढ़ियां शोभायमान है। सीढ़ी के दोनों किनारों पर परकोटे हैं। चबूतरे के बीच के भाग में एक नीलगिरी श्रीखंड का बृहत वृक्ष है।
जिसकी ऊपर 60,000 भौमें हैं। हर भौम का विस्तार माणिक पहाड़ की हवेली की तरह बेशुमार है तथा अकथनीय शोभा सुंदरता से भरपूर है। नीलगिरी के बृहद वृक्षों के अंदर अंदर फिरती भौम भर की सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़कर हर भूमिका के छज्जों कठेड़ों से होते हुए 60,000 भौमों की विस्तारवत शोभा देखते देखते चांदनी तक जा सकते हैं। इस बृहद वृक्ष की चांदनी से बाहर की ओर दृष्टिपात करने से 22 करोड़ योजन दूर बड़ी रांग के सारे दृश्यादि अवलोकन कर सकते हैं तथा अंदर की ओर नजर फिराए तो श्री रंग महल के चारों ओर के दृश्य जैसे पश्चिम चौगान आदि सर्व जोगवाइयां देखने में आती है। तो यहाँ कहा कि ये बृहद वृक्ष के चांदनी से बाहर की ओर यानी कि बड़ी रांग की ओर दृष्टिपात करने से 22 करोड़ योजन दूर बड़ी रांग के सारे दृश्य अवलोकन कर सकते हैं करके कहा। तो ये 22 करोड़ योजन का हिसाब क्या है? ये बन की नहर के चांदनी के मध्य भाग में बैठ करके हिसाब करते समय बन की नहर की चौड़ाई 1 करोड़ योजन का है। 1 करोड़ में से अब ये मध्य भाग में रहा तो बाहर की तरफ बन की नहर की चौड़ाई का 50 लाख योजन का हिसाब बाकी रहा। तो ये बन की नहर की 50 लाख। फिर यहाँ से बाहर जो छोटी रांग है, छोटी रांग का चौड़ाई 9 करोड़ योजन का है। तो ये 50 लाख और 9 करोड़ योजन 9 करोड़ 50 लाख योजन का हुआ। और छोटी रांग से भी बाहर बड़ी रांग जो है, बड़ी रांग की चौड़ाई 12 करोड़ 50 लाख है। तो ये 9 करोड़ 50 लाख और 12 करोड़ 50 लाख जोड़ते समय 22 करोड़ योजन का हिसाब हुआ। तो ये बन की नहर के चांदनी के ऊपर बैठ करके बड़ी रांग के बाहरी किनार तक 22 करोड़ योजन की दूरी तक का सर्वजोगवाई दिखाई देते हैं, ये हिसाब है। और भीतरी तरफ देखे तो रंग महल सहित रंग महल के चारों तरफ की शोभा दिखाई देते हैं। तो इसके लिए नीचे चौपाई बताया है, देखिए। नजर फिरी मेरी दूर लग, देखा बन विस्तार, नीला पीला श्याम श्वेत कै, कहो कहाँ लग कहो न शुमार। अर्थ, यह वर्णन श्री रंग महल से लगभग 2.5 करोड़ योजन दूर बन की नहर की चांदनी के ऊपर से किया जा रहा है। श्री इंद्रावती सखी वर्णन करते हुए कह रही है कि मेरी दृष्टि बाहर बहुत दूर दूर बड़ी रांग तक पहुंच गई है और मैं देख रही हूं कि बड़े वन, मधुबन और महाबन अपनी ऊंचाई बदलकर छोटी रांग और बड़ी रांग में बहुत दूर से फिरे हैं। यहाँ पर नीले, पीले, श्याम और श्वेत वर्ण के विभिन्न वृक्ष हैं। अहो, इन वृक्षों का कहाँ तक वर्णन किया जाए, इनका कोई पारावार ही नहीं है। तो फिर दूसरे चौपाई के द्वारा बताए, ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहें हंस हंस करती बात। अर्थ, इस दिव्य आनंदप्रद निज धाम में दिन रात होने वाली लीला क्रीड़ाओं से प्राप्त होने वाले हमारे निज सुख अब कहाँ अदृश्य हो गए हैं। हम सभी सुहागनियां यहाँ बृहत नीलगिरी के वृक्षों की चांदनी पर से दूर दूर देखते हुए हंस हंस कर निज धनी के साथ बातें करती थी। तो इस तरह से ये भी बताए। फिर ऊपर से देखिए, इन बृहत वृक्षों को घेर कर बड़े वन, मधुबन और महाबन के वृक्ष फिरे हैं। इन वृक्षों ने वन की नहर में प्रविष्ट होते ही अपनी अपनी ऊंचाई बदल दी है। यहाँ आने पर बड़े वन के वृक्षों की ऊंचाई 25 भौम 1 लाख कोस की जगह पर 7,500 भौम, मधुबन के वृक्षों की ऊंचाई 50 भौम की जगह पर 15,000 भौम और महावन के वृक्षों की ऊंचाई 100 भौम की जगह पर 30,000 भौम हो गई है। ये तीनों वन नीचे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चबूतरे के चारों दिशाओं पर 3-3 सीढ़ियां और फिरता कठड़ा है।
जैसा कि हरेलाल वृक्ष के चबूतरे में है। बृहत वृक्षों की परिक्रमा बाहर से 30,000 भोम ऊंचे महावनों ने दी है। पुनः बृहत वृक्षों के सहित महावन की परिक्रमा बाहर से 15,000 भोम ऊंचे मधुबन ने दी है तथा मधुबन के बाद फिर 7,500 भोम ऊंचे बड़े वन के वृक्षों ने मधुबन और महावन सहित बृहत वृक्षों की परिक्रमा दी है, जिससे ऊपर 14 से श्रेणीवत चढ़ती उतरती चांदनी हुई है। जैसे जबेरों की नहर के 4, 8, 16 आदि पहल श्रेणीवत चढ़ते उतरते शोभायमान है, उसी प्रकार यहाँ वन की नहर में इन वनों की भोम तथा चांदनी 7,500 भोम, 15,000 भोम, 30,000 भोम और 60,000 भोम क्रमशः चढ़ते हुए पुनः 30, 15 और 7,500 भोम उतरते गई है। इस प्रकार की शोभा सुंदरता से विभूषित इन चारों वनों ने श्री रंगमहल को दूर से परिक्रमा देकर घेर रखा है। इन तीनों वनों के अंदर अन्य कई प्रकार के वन हैं, जिनसे ये वन इतने सघन बन गए हैं कि वर्णन से परे है। बृहत वृक्ष नीलगिरी की मनमोहक सुगंध के कारण वन की नहर की हद ही नहीं, सारा 25 पक्ष अधिकाधिक आकर्षित रूप में महक रहा है। ऐसे नीलगिरी के वृक्ष 32 हाथ में फिरते 32 है। इस वन की नहर के 1 करोड़ योजन की चौड़ाई में नीचे कई प्रकार के पशु जानवरों के शहर पूरे तथा बस्तियां बसी हुई है, तो ऊपर की हर भूमों में कई जात के विभिन्न पंखी गणों से शहर पूरे और बस्तियां भरी पड़ी है। उक्त प्रकार के पशु पंखी तथा जानवरों की खूब खुशहालियों के सुमधुर कलरव युक्त शोषो भाषाओं की गुनगुनाहट से गुंजायमान यह वातावरण अति निराला विलक्षण प्रतीत होता है। इस वन के नहर की परिक्रमा 21 करोड़ योजन है। तो इस तरह से ये वन की नहर भी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं छठी परिक्रमा छोटी रांग, जिसे 4 हार हवेली कहते हैं, उसके तरफ। अब आइए, अब हम छोटी रांग के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जैसे अभी वर्णन किया ये वन की नहर, तो वन की नहर से भी बाहर ये रंगमहल के छठी परिक्रमा के रूप में ये चारों तरफ से घेर करके ये छोटी रांग है। तो ये छोटी रांग में भी 32 पहल ही है इस तरह से। तो ये 32 पहल में से छोटी रांग में भी एक पहल का वर्णन करते हैं। तो एक पहल का वर्णन जैसा है 32 ही पहल वैसा ही है। तो ये छोटी रांग के विषय में, जैसे इसका चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई 9 करोड़ योजन का है। जैसे ये छोटी रांग कहा, तो छोटी रांग की चौड़ाई 9 करोड़ योजन ये हुआ। और छोटी रांग की ये गिर्द एरिया देखें तो रंगमहल के मध्य से ये छोटी रांग के बाहरी किनार तक एक तरफ का हिसाब देखना होता है, फिर ऐसे ही उस तरफ भी है। तो पहले हमने ये वन की नहर के बाहरी किनार तक का हिसाब करते समय 3 करोड़ 50 लाख हिसाब किया है, ठीक है। अब वही 3 करोड़ 50 लाख में ये छोटी रांग का चौड़ाई 9 करोड़ जोड़ने से 12 करोड़ 50 लाख योजन हुआ। तो रंगमहल के मध्य से एक तरफ छोटी रांग के बाहरी किनार तक 12 करोड़ 50 लाख, फिर दूसरी तरफ भी 12 करोड़ 50 लाख होने से ये छोटी रांग के एक तरफ के बाहरी किनार से दूसरी तरफ के बाहरी किनार तक में 25 करोड़ योजन हुआ। तो ये 25 करोड़ योजन लंबा चौड़ा को अब गिर्द में निकालने के लिए गुना 3 करते समय ये छोटी रांग के बाहर से जो गिर्द एरिया है ये 75 करोड़ योजन होता है। 75 करोड़
ये गिर्द एरिया है। ठीक है, अब जैसे कि कहा ये 32 पहल में से एक पहल का वर्णन करते हैं, तो एक पहल जैसा है बाकी सब वैसा ही है करके, तो अब हम उसमें से एक पहल का वर्णन यहां पर करेंगे। तो देखिए, तो ये 32 पहल में से एक पहल है, तो इसमें भी अब दो भाव से पकड़ना होता है। मैं पहले एक भाव से बताता हूं जो परंपरागत वर्णन होता आ रहा है। इसका वर्णन होने के बाद इसमें थोड़ा सा बारीकी से चिंतन करते समय कुछ अंतर दिखाई देता है, तो वो भी बताता हूं। तो जिस तरह से मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं आप उसी हिसाब से समझने का प्रयास करिए। तो जैसे कि कहा ये एक पहल है और ये चौड़ाई की तरफ से है, तो सर्वप्रथम इसको 4 खंड में विभाजन किया है। तो इसको 4 भाग करते समय जैसे अब बीच में नहर आने के कारण ही ये अलग अलग खंड में विभाजन होता है, तो इसीलिए इस तरह से देखें तो ये देखिए ऐसे इस तरह से ये 4 भाग में विभाजन हुआ, मतलब 1 2 3 4 इधर से भी, 1 2 3 4 इधर से भी, तो 16 खंड हुआ इसमें। ठीक है, कहने का अर्थ इसमें नहरें हैं, जहां पर भी ये पार्टीशन होता है तो बीच में नहर के कारण ही होता है। जैसे ये 32 पहल जो पार्टीशन हुआ है ना, इसमें भी नहर ही है। तो ये 16 खंड हुआ, तो इसमें से हम एक भाग, एक हिस्सा को लेंगे, तो इसको भी फिर 3 भाग करिए, और मध्य तीसरा हिस्सा जो है, ये मध्य तीसरे हिस्सा को भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाइए। ठीक है, अब ये भौम भर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी लगे हैं। ठीक है, ऐसे सीढ़ी है, और ये भौम भर ऊंचा चबूतरा को चारों तरफ से घेर करके यहां नीचे बगीचा है, जमीन में ऐसे बगीचा है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए चारों दिशा में भौमभर ऊपर गए हुए सीढ़ी के बाहर रंगमहल के सामने में चांदनी चौक में हरेलाल वृक्ष था ना, ऐसे ही शोभा यहां पर है। मतलब ये चारों दिशा में यहां चांदनी चौक और हरेलाल वृक्ष, इसमें भी हरेलाल वृक्ष, इस तरफ भी हरेलाल वृक्ष, इस तरफ भी हरेलाल वृक्ष करके इसके चारों दिशा में हरेलाल वृक्ष शोभायमान है। ठीक है, ये तो हुआ जमीन में बगीचा, और चारों दिशा में चांदनी चौक करके हरेलाल वृक्ष, और चारों तरफ से भौमभर ऊपर सीढ़ी गए हैं। अब चबूतरा के ऊपर जाने के बाद किनार में कठेड़ा वो तो होना ही है। उसके बाद ये परिक्रमा की जगह को छोड़ करके यहाँ पर हवेली बनना प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे छोटा ही सही, मैं शब्द से बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हवेली, एक दिशा में 12,000 हवेली है, तो ऐसे 12,000 हवेली के 1 हार 2 हार 3 हार करके ऐसे 12,000 ही हार में हवेली है। ठीक है, मैं शब्द से बोल रहा हूं कि ये चबूतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 हारे हवेलियां हैं। तो कुल हवेलियों की संख्या कितने हुए? 14 करोड़ 40 लाख हवेली हुए। तो ये एक भौम की बात है। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर 12,000 भौम गए हैं, लेकिन शब्द तो 12,000 है। माणिक पहाड़ में भी 12,000 भौम करके ही वर्णन आया था, परंतु माणिक पहाड़ के 12,000 भौम से ये छोटी रांग का 12,000 भौम कई गुना विस्तार से होता है। ठीक है, तो इस तरह ये चबूतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 हारे, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां जो ऊपर 12,000 भौम तक गए। अब ये सर्व हवेलियों में से एक हवेली के अंदर प्रवेश करे तो समझने के लिए सूत्र माणिक पहाड़ के हवेली की तरह ही है। एक हवेली के अंदर
महल है, फिर महल के अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर कोठरियां हैं और मध्य में चौक अथवा चबूतरा, फिर उसमें थंब, मेहराब, हिंडोले, उसमें बगीचे, नहरें, चेहबच्चे, फुहारे, संपूर्ण शोभा माणिक पहाड़ की तरह ही समझना होता है। इसीलिए अब यहां इतने बेशुमार शोभा है, कैसे शब्द में वर्णन करें। इसलिए अब ज्यादा वृत्ति में भी वर्णन नहीं आता है। अब जैसे बन की नहर में भी ज्यादा वर्णन नहीं आया, छोटी रांग में भी ज्यादा वर्णन नहीं आएगा, बहुत सार रूप में है, और बड़ी रांग में भी बहुत सार रूप में है। इसका मतलब वो बहुत कम वर्णन होने से, कम ही शोभा होने से कम ही वर्णन किया, ऐसी बात नहीं है। वो इतना बेशुमार है, इतनी असंख्य शोभा सुंदरता से भरपूर है, जिसको शब्द में और संख्या में ला करके वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सीमित, कम कम संख्या, जैसे रंगमहल से शुरू किया तो उससे थोड़ा बाहर निकलते समय और विस्तार होता गया। जैसे स्वयं विचार करिए ना, रंगमहल से अब धीरे धीरे करते हौज कोसर, फिर उधर पुखराज जी तरफ निकला तो हिसाब और विस्तार होता गया, और वहां से भी बाहर निकल करके जैसे माणिक पहाड़ में आया तो और विस्तार हुआ। यहां से भी चलते अब वन की नहर होते हुए छोटी रांग में और विस्तार, बड़ी रांग में इतना अधिक विस्तार है जिसको शब्द में संख्या में ला करके वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसीलिए बिल्कुल एक झलक बाहर से एक शोभा वर्णन किया है, तो अंदर जो भी वर्णन किया है अन्य प्रसंग, उसी के आधार पर ये विस्तार करके समझना होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर सिर्फ इतना ही कहा कि भोंबर चबूतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 आ रहे, 14 करोड़ 40 लाख हवेली, ऊपर ऊपर 12,000 भोम है, और अंदर कई महल, कई मंदिर, कई कोठरियां, बगीचे, नहरें, चेहबच्चे, इस तरह से कई कई शब्द में ही संकेत करके वर्णन किया है। ठीक, ये है एक हिस्सा के तीसरे हिस्सा में ये चबूतरा के ऊपर महल मंदिरों की बातें, और बाहर बगीचा और चारों दिशा में चांदनी चौक कहा। तो ये एक में जैसा है, ये चारों में, और 4 की 4 हारे 16 में ही ऐसे ही है। तो इसको एक शब्द में हवेली करके कहा। अंदर तो एक भौम में ही 14 करोड़ 40 लाख हवेली है, परंतु बाहर से एक झलक में देखते समय इसी को एक हवेली शब्द के द्वारा कहा। तो इसमें इधर से देखने पर भी 1 2 3 4 हार ये दिखाई दिया। ठीक है, तो इधर से देखने से भी 1 2 3 4 हार दिखाई दिया, इधर से भी 1 2 3 4 हार दिखाई दिया, इधर से भी 1 2 3 4 हार दिखाई दिया। चारों तरफ से देखने पर वो 4 हार दिखाई देता है, इसीलिए इसे 4 हार हवेली के नाम से भी वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये एक हांस करके कहा, इसको 4 की 4 हारे 16 हिस्सा में विभाजन किया, उसमें से ये एक हिस्सा का वर्णन किया, बाकी 16 ही ऐसे ही है। ये एक पहल की बात है, और सर्व पहल ऐसे ही है। ये है एक प्रकार की शोभा। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे हिसाब से थोड़ा सा संकेत करता हूं, वो भी आप चिंतन करके देखिए, और ये मजली वृत्ति में वो भी संकेत बताया है। अब मैं दूसरी प्रकार से एक हांस का वर्णन करता हूं। ठीक है, अब एक हांस की शोभा यहां बारीकी से हिसाब करके अगर देखें तो ये छोटी रांग की चौड़ाई की एरिया जो 9 करोड़ योजन का है ना, तो 9 करोड़ योजन के चौड़ाई के बराबर में ये हांस का चौड़ाई इतना विस्तार नहीं होता है। तो ये हांस के तरफ का जो चौड़ाई है, इसका संख्या इसके तुलना में बहुत ही कम होता है। इसीलिए ये हांस का आकार कैसे होता है देखिए, तो ये छोटी रांग की चौड़ाई की तरफ तो ये 9 करोड़ योजन करके कहा, और इस तरह से जो हांस है ना, हांस में ऐसे इस तरह से आया है, इसीलिए ये हांस का चौड़ाई एरिया जो है ये छोटी रांग की चौड़ाई की 9 करोड़ के जितने ज्यादा हिसाब में नहीं पहुंचता है। इसीलिए ये हांस हांस होते हुए जाते समय इसका एरिया कम ही रहता है। ठीक है, अगर आपको इसका भी हिसाब निकालना हो तो मैं सूत्र बता देता हूं, उस सूत्र से आप बारीकी से हिसाब करके देखिए। जैसे ये छोटी रांग का भीतरी हद यहां तक के एरिया
रंगमहल के मध्य से यहां तक कितना है? 3.5 करोड़ योजन। अब 3.5 करोड़ योजन का हुआ तो दूसरी तरफ भी 3.5 करोड़ योजन, मतलब बंकी नहर की बाहरी हिस्सा ही ये छोटी रांग का भीतरी हिस्सा अथवा भीतरी हद है ना। तो ये बंकी नहर की बाहरी हद निकालते समय इधर से 3.5 करोड़, उधर से 3.5 करोड़ करके 7 करोड़ योजन का हिसाब बताया है, और इसका गिरदा 21 करोड़ योजन का बताया है। तो बंकी नहर के बाहरी गिरद 21 करोड़ होना ही छोटी रांग का भीतरी गिरद 21 करोड़ का है ना। अब ये सारा गिरद में 21 करोड़ है तो एक पहल में कितना एरिया है उसको निकालना हो तो 21 करोड़ डिवाइड बाई 32 पहल। तो 21 करोड़ को 32 पहल में विभाजन करते समय यहां एक हाथ का चौड़ाई इतना विशाल नहीं निकलता है कि ये चौड़ाई की तरफ जो 9 करोड़ योजन में 4 हार करते समय ये हाथ के तरफ भी 4 हार ही महल बनाने का जगह हो, ऐसा नहीं रहता है। वो बारीकी से आप हिसाब करके देखिए, मैं खाली सूत्र ही बता रहा हूं। इसीलिए एक हाथ इस तरह से दिखाई देता है, ये हाथ की तरफ कम हिसाब रहता है और छोटी रांग के ये अपना जो चौड़ाई है 9 करोड़ का हिसाब रहता है। इसीलिए इसमें अब क्या होता है, देखिए इसको सिर्फ ऐसे 4 खंड ही किया, 1 2 3 4 एक हाथ में, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ, इसमें देखे तो एक हाथ में ऐसे 1 2 3 4 इधर भी 4 ही दिखाई दिया था, परंतु ये दूसरी प्रकार की शोभा में देखेंगे तो ऐसा 1 2 3 4 नहीं रहता, ये एक ही है, सिर्फ इधर 1 2 3 4 ऐसा ही रहता है, ये 4, ठीक, बस इतना ही। बाकी वर्णन में कोई फर्क नहीं है। बाकी अब ये 4 में से एक खंड में मध्य एक तीसरे हिस्सा में भौंबर ऊंचा चबूतरा होना, उसमें जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी होना, और उसमें यहाँ नीचे चांदनी चौक होना, और उसमें हरालाल वृक्ष होना चारों तरफ, फिर नीचे जमीन में ये बगीचा होना, और चबूतरा के ऊपर जाने के बाद फिर 12,000 की 12,000 हारे हवेली 14 करोड़ 40 लाख, और ये ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं। हवेली के अंदर कई महल, कई मंदिर, कई कोठरियां, कई बगीचे, नहरें, चेहबच्चे, फुहारे, ये विश्वमार शोभा जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सारी शोभा एक समान है, और एक में जैसे है चारों में वैसा ही है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो 1 2 3 4, तो एक पहल में 4 हवेली आया, तो ये चारों हवेलियों के प्रत्येक हाथ में 4 4 4 आने से ये हवेली 32 पहल में देखेंगे तो 1 हार 2 हार 3 हार 4 हार करके 4 हार में हवेली दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको 4 हार हवेली इस तरह से वर्णन किया है, ठीक है। तो ये वर्णन भी है, लेकिन ये पुराना जो प्रक्रिया इस तरह से वर्णन करते हैं तो इसमें 4 की 4 हारे होने से एक ही हाथ में 16 हवेली का वर्णन होता है, परंतु ये प्रक्रिया में सिर्फ एक हाथ में 4 हवेली ही, ये सबको एक शब्द में हवेली लेते समय 4 हवेली ही, इसीलिए एक हाथ में 4 हवेली है तो 32 हाथ में करके कुल हवेली की संख्या ये संख्या भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्णन की प्रक्रिया भी है। अन्य वृत्तिकारों ने अथवा व्याख्याकारों ने सब इस प्रक्रिया से वर्णन किया है, और ये मजली वृत्ति में ये प्रक्रिया भी है, परंतु साथ में इसका भी संकेत है। जो सूत्र मैंने यह संकेत किया हूं उस सूत्र से आप स्वयं चिंतन करके बारीकी से हिसाब करके देखिए, ये शोभा ही युक्तियुक्त शोभा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दोनों आप चिंतन करिए, बाकी वर्णन में कोई फर्क नहीं है, खाली एक हाथ में 4 की 4 हारें होना और एक हाथ में सिर्फ 4 हार होना, इतने में ही फर्क है। बाकी शोभा सब प्रकार के वर्णन में एक ही है, ठीक है। तो अब ये जो भी शोभा हमने छोटी रांग के प्रसंग में वर्णन किया, इसको पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, छोटी रांग 4 हार हवेली नंबर 1,
103 पेज का है ये। तो इसमें देखिए, तो ये जैसे पहला वाला वर्णन हमने बोर्ड में किया उस हिसाब से देखेंगे तो ये एक हांस, ये चौड़ाई की तरफ, और ये एक हांस की चौड़ाई की तरफ। तो पहले देखिए 1 2 3 4 की 1 2 3 4 आ रहे, 4 4 16 खंड हुआ ये, ठीक है। उसमें से एक में देखिए मध्य तीसरे हिस्सा में भौमवर ऊंचा चबूतरा है, और ये चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी है, और ये चारों दिशा में चांदनी चौक है। देखिए ये चांदनी चौक में चारों तरफ हरेलाल वृक्ष है, एक में जैसा है 16 में ही वैसा ही है। और ये एक चबूतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 हारे हवेलियां, 12,000 भौम ऊपर विस्तार हुआ है, ठीक है। इसी को दूसरे प्रकार से हमने जो वर्णन किया उस हिसाब से देखेंगे तो ये नक्शा के अंदर 4 हांस देखना है। जैसे ये एक हांस हुआ तो ये एक हांस में 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे दूसरे हांस में 1 2 3 4, तीसरे हांस में 1 2 3 4, चौथे हांस में 1 2 3 4 करते ऐसे फिरते 32 हांस। तो एक हांस में ये 4 हार होने से 32 हांस में 128 हवेलियों का वर्णन होता है। उसको भी यहीं से चिंतन करना होगा, ठीक है। अब यहां नंबर 1 करके कहा है तो नंबर 2 भी नक्शा है, उसको भी हम देखेंगे। अब ये देखिए छोटी रांग 4 हार हवेली नंबर 2, 104 नंबर पेज का नक्शा है। बात वही है, जैसे देखिए यहां ये 1 2 3 4 की 1 2 3 4 हारे हैं। इसके अंदर बारीकी से वो बगीचा चौतरा के ऊपर भी हवेलियों के हार दिखाया है, इसीलिए यहाँ बिल्कुल बारीकी से देखिए ये है एक हवेली का एरिया नहर के अंदर, और इसके अंदर देखिए मध्य में भौमवर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के अंदर भी यहाँ हवेलियों के हार दिखाया है। ये 12,000 की 12,000 हारे हवेली, और इसके बाहर नीचे जमीन में चारों तरफ चांदनी चौक, फिर हरेलाल वृक्ष, और बाहर ये सारा वृक्ष दिखाया है। तो एक में जैसा है सब में वैसा ही है। इसको और विस्तार रूप से खुलासा करके दूसरे नक्शा के द्वारा एक हवेली की शोभा को वर्णन किया है, तो हम उससे देखेंगे इसको और अच्छी तरह से। तो ये है छोटे रांग की एक हवेली। तो इसमें देखिए ये चारों तरफ से नहर है, और इस एरिया में मध्य भाग में ये भौमवर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के चारों तरफ नीचे ये चांदनी चौक और हरेलाल वृक्ष। भौमवर ऊपर सीढ़ी चढ़ करके गए तो यहाँ ऊपर 12,000 की 12,000 हारे हवेली है, और ये ऊपर 12,000 भौम है, और इसके बाहर ये बगीचा है। तो ये एक हवेली की शोभा जैसे है संपूर्ण ऐसे ही है। तो इस तरह से ये छोटी रांग की शोभा पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। अब इसको आप नोट करिए, उसके पश्चात फिर हम वृत्ति के शब्द के द्वारा छोटी रांग का विषय प्रसंग अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 192 में छोटी रांग 4 हार हवेली है, और यहाँ पॉट के नक्शा में तो जैसे अभी हमने देखा कि 103, 104, 105 इस तरफ है। तो अब हम वृत्ति के शब्द के द्वारा सीधा अध्ययन करेंगे। छोटी रांग 4 हार हवेली। यह छोटी रांग श्री रंग भवन से 3.5 करोड़ योजन की दूरी पर 32 पहल में गोलावृत फिरी है। तो 3.5 करोड़ की दूरी मतलब रंगमहल के मध्य से वो बनकी नहर के एरिया तक जोड़ते समय ये 3.5 करोड़ योजन दूरी होता है। उसके बाद फिर छोटी रांग शुरू हुआ। इस रांग की चौड़ाई 9 करोड़ योजन तथा इसकी परिक्रमा 75 करोड़ योजन है। तो ये भी हमने पहले ही वर्णन किया है, खुलासा किया है। छोटी रांग की हवेलियां धाम, अक्षरधाम, परमधाम, माणिक पहाड़ तथा पुखराज, इन उभय पहाड़ों, हाउज कौसर तालाब, जबरों की नहरों और वन की नहरों को आवृत करके फिरी है एवं बाहर की ओर बड़ी रांग से लगती हुई है। इस छोटी रांग को 4 हार हवेली के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि यह रांग गोलावृत में 32 हांसों पहलों में है
और हार कतार में इनकी 4 हारें फिरी है, अर्थात एक हांस में कुल 4 गुना 4 इक्वल टू 16 हवेलियां हैं। जो हमने पहले नंबर जो वर्णन किया, इसमें एक हांस में ही 4 की 4 हारे होने से 16 हवेली की संख्या, ये भी यहां खुलासा करके बताया है। आगे देखिए, एक हवेली की चारों दिशाओं में, वो 16 में से एक हवेली की चारों दिशाओं में 4 बृहत द्वार शोभायमान है। ये हवेलियां भौम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायुक्त विद्यमान है। इन हवेलियों के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए एक रोष फिरी है। उस रोष की किनार पर कमर तक का कठेड़ा फिरा है। चारों दरवाजों के आगे सुमनोहर 4 चांदनी चौक तथा प्रत्येक चांदनी चौक के सुंदर चबूतरों पर हरे तथा लाल वृक्ष अति सुशोभित है। हवेली में प्रविष्ट होते समय दाहिने ओर लाल वृक्ष और बाईं ओर हरा वृक्ष शोभायमान है। हवेलियों की दीवार से लगते हुए दरवाजे के दोनों तरफ भौम भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं तथा उन चबूतरों पर थंब और मेहरावे अत्यंत शोभा ले रहे हैं। चांदनी चौक से भौम भर की सीढ़ियां आरोहण कर दरवाजे पर आइए। इन सीढ़ियों के दोनों ओर परकोटे लगे हैं और उन परकोटों पर सुमनोहर कांगरी सुशोभित है। इसके आगे चलकर देखने से 12,000 हवेलियों की 12,000 पंक्तियां नजर आती है। इस प्रकार प्रथम भौम में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें होने से कुल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों की अपार अकथनीय शोभा हो रही है। ऐसी ऊपरा ऊपर 12,000 भौमें हैं। प्रत्येक हवेली कई महलों, कई मंदिरों, कई कोठरियों, कई चौकों, अनगिनत चबूतरों, असंख्य थंबों, असंख्य हिंडलों, अगणित बगीचों, संख्यातीत नहरों, संख्यातीत चहबच्चों तथा असंख्य फुहारों की अकथनीय शोभा सुंदरता से भरपूर है। ऐसी शोभा सुंदरता तथा असंख्य चौक चबूतरे यहाँ प्रत्येक भूमिका में है। जैसा वर्णन एक हवेली का है, वैसा ही वर्णन निखिल हवेलियों का है। एक एक हवेली के चारों कोनों पर 4-4 बृहद बगीचे हैं। हर एक बगीचे में कई तरह के वृक्ष हैं और बगीचों में नहरें, चहबच्चे तथा विभिन्न किस्म के फुहारे छूटते हैं। तो इनमें से कई फुहारे उड़ते भी हैं। तो इस तरह से ये सारा शोभा वर्णन किया। फिर आगे देखिए, चौड़ाई में ऐसी ऐसी हवेलियों की 4 हारें हैं और गोलाई में 1 हार अर्थात 32 पहल में 32 हवेलियां हैं। देखिए, तो अब ये वाला सेंटेंस ये संकेत कर रहा है जो हमने पहले यहाँ दूसरी प्रक्रिया से भी ये चिंतन करना होगा करके जो बताया था ना, जिसमें पहले तो एक हांस में 4 की 4 हारे करके 16 हवेली की बात हुई। दूसरी प्रक्रिया में एक हांस में सिर्फ 4 ही हवेली, तो हांस की चौड़ाई की तरफ 1 और छोटी राम की चौड़ाई जो ये 9 करोड़ योजन की जगह है, ये हांस के लिए लंबाई की तरफ की जगह हुआ, तो उस तरफ 4 हवेली। तो इस तरह से एक हांस में 4 हवेली होने से अब इसी क्रम से 32 हांस में 128 हवेली की संख्या यहां पर बताया है। तो फिर से देखिए, ये चौड़ाई में ऐसे ऐसे हवेलियों की 4 हारें हैं। चौड़ाई में मतलब ये छोटी राम की चौड़ाई 9 करोड़ योजन के एरिया में 4 हार है और गोलाई में 1 हार अर्थात 32 पहल में 32 हवेलियां हैं। कहा ना, देखिए तो 32 पहल में 32 हवेली, इसका मतलब एक पहल में 1 हवेली, 1 हार में। ऐसे चारों हार के होने से 32 पहल गुना 1 पहल के 4 हार इक्वल टू 128 है। तो इसीलिए आगे देखिए, एक हवेली की चौड़ाई गोलाई में 20 नहर से 20 नहर तक 2.25 करोड़ योजन है। तो ये 2.25 करोड़ योजन मतलब छोटी राम की चौड़ाई 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ को 4 हिस्सा में विभाजन किया
तो एक एक हिस्सा में एक एक हवेली होने से 4 हार हवेली कहा। तो 9 करोड़ को 4 भाग में विभाजन करते समय 2.25 करोड़ होता है। तो 2.25 करोड़ गुना 4 = 9 करोड़ का ये छोटी रांग की चौड़ाई का हिस्सा पूरा होता है। तो यही 2.25 करोड़ की बात है। और इसको पार्टीशन करने वाला नहर करके पहले से ही वर्णन किया। तो एक तरफ की बीज नहर से दूसरी तरफ की बीज नहर तक 2.25 करोड़ योजन है। तो इसी तरह से 4 खंड है। तो आगे देखिए, चारों हारों के हवेलियों की कुल संख्या 128 है। देखिए तो एक हार में 32 पहल में 32, तो ऐसे 4 हार होने से 32 पहल गुना 4 हार = 128। ये दूसरी प्रक्रिया जो हमने वर्णन संकेत किया वो वाली बात है ये। उनमें से प्रत्येक हवेली के चारों तरफ बगीचे तथा कई कलाओं हुनरों से भरपूर बड़ी बड़ी सड़कें विद्यमान हैं। यहाँ की रचना बहुताति बहुत विस्तृत है, अतः वर्णन तो हर प्रकार से अकथ्य है। तो इस तरह से सारांश रूप में एक संकेत किया और इसके लिए वर्णन अकथ्य है करके कहा। तो इस तरह से ये छोटी रांग का प्रसंग भी पूरा हुआ। तो अब आगे आ रहा है बड़ी रांग करके, और ये रंगमहल की 7वीं परिक्रमा और अंतिम परिक्रमा है। तो इस तरह से आज हमने रंगमहल के 5वीं परिक्रमा बनकी नहर और 6ठी परिक्रमा छोटी रांग, ये 2 परिक्रमा का प्रसंग अध्ययन किया। तो इसको चिंतन करिए, दिल दिमाग में बिठाइए। ये इतना बेशुमार है जिसको शब्द में वर्णन करना ही संभव नहीं है। इसीलिए वृत्ति में भी बिल्कुल कम शब्द के द्वारा ही एक सार संकेत का वर्णन किया है। अब जितना वर्णन किया उसी को हृदयंगम करें। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।